हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि पैतृक संपत्ति पर नए कानून, नए अधिकार क्या क्या हैं और किन किन व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति में अब अधिकार है और किसका अधिकार नहीं रहा है, ख़त्म कर दिया है या कोई अमेंडमेंट हो चुका है उस पर। ठीक है। और एक चीज़, मैं इस टॉपिक में जो है 5 पॉइंट क्लियर करूंगा कि पैतृक संपत्ति पर प्रेजेंट में कानून क्या है और अब पैतृक संपत्ति में किस किस का अधिकार होगा और बेटियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा कि नहीं। इस पे जो है ये कई जो है लूप होल रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो जो भी कन्फ्यूज़न है इसमें क्लियर हो जाएंगे। और पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार नहीं होगा और पैतृक संपत्ति अगर नहीं मिली है आपको तो आप कैसे उसके लिए कार्रवाई कर सकते हो और पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि अच्छे अच्छे जो एडवोकेट जो होते हैं या मान लीजिए जो लॉ की क्लास करते हैं, टीचर जो होते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि देखिए, जो सेंट्रल लॉ है हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है, उसमें किस प्रकार संपत्ति बटेगी, ठीक है, पैतृक संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट उसका किस प्रकार होगा। दूसरी बात, जो राजस्व सहायता है प्रत्येक प्रदेश की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आप दोनों को ही एक कानून मत समझिएगा। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसमें 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था कि अब वो जो है पुत्रियों को भी पुत्र के साथ समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में ये जो है संशोधन 2008 में हुआ और उसके बाद भी केवल अविवाहित पुत्रियों को हिस्सा मिलता है, विवाहित पुत्रियों को फिर भी नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जो सेंट्रल लॉ है और जो राजस्व सहायताएं हैं जो कृषि की जमीन पर लागू होती हैं, उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो इनका कन्फ्यूजन में आप ना पड़ें। ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि पैतृक संपत्ति पर कानून क्या है। देखिए, यदि पैतृक संपत्ति कोई कृषि भूमि है, ठीक है, तो वह बटेगी राजस्व सहायता के अनुसार। ठीक है, जो उसमें राजस्व सहायता में जो उत्तराधिकार क्रम है उसके अनुसार। और यदि कोई मकान या वगैरह ऐसा है जिस पर हिंदू उत्तराधिकार फॉलो होगा, वो बटेगी हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार। ठीक है। अब साथियों, हम बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति पर किस किस का अधिकार होता है, तो आप जान लीजिए फर्स्ट में। ठीक है। और देखिए, अगर आपका कोई लीगल टॉपिक है, आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। एक चीज़ और साथियों, ट्विटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ट्विटर आप जरूर फॉलो करें। ट्विटर पर मुझे ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कई सोशल मीडिया की लिंक। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पुरुष निर्वसित मृत्यु होती है, निर्वसित मृत्यु की मतलब है साथियों कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, मान लीजिए आपके पिता हैं, अगर उन्होंने वसीयत कर दी मुझे या आपके किसी भाई को और वो एक्सपायर हो गई, तो फिर वो संपत्ति उसे ही मिलेगी जिसे उन्होंने वसीयत की है। ठीक है। फिर तो उसे ही मिलेगी, वसीयत द्वारा उत्तराधिकार मिल जाएगा। फिर तो कोई भी उसे नहीं मिलेगी जिसे वसीयत कर दी उसी। मान लीजिए उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं की थी और वो एक्सपायर हो गई, तब प्रॉपर्टी कैसे बटेगी वो आप जान लीजिए। थोड़ा बड़ा क्रम है, इसे आप आसानी से समझिए, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। प्रथम वर्ग का में देखा जाएगा, का या ए मान सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, प्रथम वर्ग में यानी कि सबको मिलेगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए उसकी कोई विधवा है, विधवा को मिलेगी। थर्ड जेंडर संतान है कोई, ठीक है, उसको भी मिलेगी। ठीक। कोई अविवाहित पुत्री, ध्यान रहे यहाँ पे शर्त क्या लग गई, अविवाहित पुत्री, अगर उसकी कोई अविवाहित पुत्री है तो उसको मिलेगी। ठीक है। और उसका जो भी पुत्र है उस पुत्र को मिलेगी। इसके अलावा यदि मान लीजिए उसका पुत्र एक्सपायर हो गया तो उसके पुत्र का पुत्र है कोई, ठीक है, या उसकी विधवा है कोई, पुत्र की विधवा है, तो उसे मिलेगी। यानी कि सीधा साथियों आप ये समझ लीजिए कि जो भी पुत्र जाति शाखा में जो भी हैं, ठीक है, पुत्र जाति वंशज जो भी हैं, उन्हें कितना भी नीचे हो जाए उन सबको संपत्ति मिलती है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसकी ना तो प्रथम वर्ग में ना तो विधवा है उसकी,
मान लीजिए ये ए में जो भी लिखे हैं कोई भी नहीं है, ठीक है, ना उसकी विधवा है, ना कोई अविवाहित पुत्री है, ठीक है, या मान लीजिए ना कोई उसका पुत्र है, ना उसके पुत्र का कोई मृत पुत्र का कोई पुत्र है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट वाली कैटेगरी में है साथियों कोई भी जीवित नहीं है, तो प्रॉपर्टी चलेगी सेकंड कैटेगरी को, ठीक है। ध्यान रहे जब फर्स्ट में कोई भी नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट में मिल गया तो उन्हें ही दे दी जाएगी, बस खत्म हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट में कोई जीवित ही नहीं है, कई बार ऐसा होता, मान लीजिए कोई पुरुष है, उसकी नहीं ना विधवा है उसकी, ना उसकी शादी हुई थी, तो पुत्र वगैरह कोई भी नहीं है, तब चलेगी प्रॉपर्टी सेकंड वर्ग में, यानी कि खा वाले वर्ग में। तो उसके माता और पिता को वो संपत्ति मिल जाएगी, ठीक है, जो भी उसकी माता होगी और पिता होगी उसके मिल जाएगी बस, ठीक है, और उन्हीं पे संपत्ति रह जाएगी वो, ठीक। मान लीजिए उस पुरुष का कोई भी माता या पिता नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है चलेगी तीसरे वर्ग में, ठीक है, यानी कि गा वाले वर्ग में, ठीक है। देखा जाएगा गा वर्ग वाला जीवित है कि नहीं, तो गा वर्ग में रखा गया है विवाहित पुत्री को, ठीक है। मान लीजिए कोई पुरुष था, उसकी विधवा भी मर गई और उसके पुत्र कोई था नहीं, उसके एक पुत्री थी केवल, उसकी शादी हो गई थी, तो उसे तीसरी बार मिलेगा, यानी कि तीसरे वर्ग में मिलेगा विवाहित पुत्री। जब उस पुत्र के जो भी मान लीजिए पुरुष है, उसके ना माता पिता भी जीवित नहीं है, उसकी कोई विधवा अविवाहित पुत्री लड़का कोई भी जीवित नहीं है, तब उसकी विवाहित पुत्री को मिलेगा, ठीक है। अब साथियों मान लीजिए उसकी विवाहित पुत्री भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ी जाएगी, जो भी मान लीजिए कानून है वो देखेगा आगे कोई जीवित है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये लोग जीवित होते तो प्रॉपर्टी आगे बढ़ती ही नहीं। अब देखा जाएगा घा यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई भी भाई हो, ठीक है, कोई अविवाहित बहन हो, या कोई उसी मृत पिता के पुत्र का थर्ड जेंडर संतान, ठीक है, पूर्व मृत भाई का पुत्र अगर हो, ठीक है, अविवाहित पुत्री हो अगर भाई की, थर्ड जेंडर संतान जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो, ठीक है, तो इतने लोगों को देखा जाएगा कि ये जीवित हैं कि नहीं। मान लीजिए ये भी जीवित नहीं है, ठीक है, फिर देखा जाएगा इसमें नेक्स्ट वर्ग में डाम है, ठीक है, कि पुत्र की पुत्री, ध्यान रहे पुत्र की पुत्री अगर जीवित है, ठीक है, पुत्र की मान लीजिए पुत्र है या पुत्री है या थर्ड जेंडर संतान है उसे, वो भी जीवित नहीं है, तो आप देख सकते हैं चा वाला वर्ग देखा जाएगा, ठीक है, यानी कि पिता की माता और पिता के पिता, यानी कि जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी जो होते हैं उन्हें संपत्ति मिलेगी जाके फिर, ठीक है। मान लीजिए वो भी जीवित नहीं है, ठीक है, तो पुत्री का पुत्र, ठीक है, थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई भी जीवित नहीं है, तो देखा जाएगा यहाँ पे जा वाला वर्ग, ठीक है, उसकी विवाहित बहन को संपत्ति मिलेगी। मान लीजिए विवाहित बहन भी मान लीजिए जिंदा नहीं है, तो उसकी सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों जो है उत्तराधिकार क्रम मिलता है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मान लीजिए किसी ने चीटिंग करके बेईमानी करके पटवारी को पैसे खिलाकर या किसी भी कंडीशन में अगर आपको अधिकार नहीं मिला है तो कोई भी दिक्कत नहीं साथियों, म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, उसका रेस्टोर भी हो सकता है और आपको वो संपत्ति फिर से मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यदि आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेरीज है वो आप कर सकते हैं।